हाय, मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। और आज मेरी स्माइल आपको थोड़ी सी ज्यादा लंबी लग रही होगी क्योंकि आज मेरे साथ सेव नहीं इन्वेस्ट कर में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाली हैं। तो हम कमा रहे हैं लेकिन हम बचा नहीं पा रहे हैं, और अगर बचा भी पा रहे हैं तो हम उसे सही दिशा में निवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। कैसे निवेश की शुरुआत की जाए, क्या करें क्या ना करें, कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। लेकिन इन सारे कंफ्यूजन का सोल्यूशन भी है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपको निवेश के गुरु मंत्र दे रहे हैं कई लोग, और उसमें यूट्यूबर प्रोफेसर सीए रचना राणा डे भी शामिल हैं, जो कि मेरे साथ हैं आज सेव नहीं इन्वेस्ट कर में। हाय रचना, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। मुझे लगता है आपके वीडियोस जो हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत ही इजीली सिंपल भाषा में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप एक अकॉम्प्लिश सीए बन सकती थी, लेकिन आपने चूज किया कि आप अपने सीए के काम के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी काम करें। क्यों आपको लगा कि यहां पर काम करने की जरूरत है रचना? एक्चुअली सीए बन गई 2008 में। 2009 से मैंने टीचिंग चालू किया था और 10 साल तक मैंने टीचिंग किया सिर्फ सीए के बच्चों को और एमबीए के बच्चों को। और एमबीए के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसे न्यूज आर्टिकल्स या फिर उनको डेली रेफरेंसेस कुछ ना कुछ तो देने पड़ते थे ताकि वो लोग रियल लाइफ के साथ अच्छी तरीके से जुड़ सके। तो एमबीए के बच्चों को जब मैं पढ़ा रही थी तो आई केम अक्रॉस अ न्यूज आर्टिकल जिसमें लिखा था कि भारत में अभी जितने लिटरेट लोग हैं, एक तो अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ पे लिटरेसी तो है ही कम, बट उसमें से भी जितने लिटरेट लोग हैं उसमें 1/3 लोग सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेट है। तो ये आंकड़ा काफी डरावना था कि यार इतना पुअर अगर फाइनेंशियल लिटरेसी अपने देश में है तो क्यों ना कुछ और एक मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया जाए। मे बी एक चीटी जितना छोटा होगा लेकिन मुझे एटलीस्ट अच्छा लगेगा दैट आई हैव डन समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो ये सोच से मैंने कुछ डिसाइड किया था कि चलो यूट्यूब से ट्राई करके देखते हैं कैसे ये सब हो सकता है। फ्रैंकली बताऊं तो कभी सोचा नहीं था कि इस मकाम तक आ जाऊंगी 2 साल के अंदर ही, बट एक इंटेंशन जरूर था, एक विजन जरूर थी। अ, हो गया क्लिक, ये जरूर बोल सकती और ये मकाम क्या है ये मैं बताती हूँ। आपके अभी जो सब्सक्राइबर हैं वो है 2.2 मिलियन से ज्यादा, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में इनका जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वाला जो वीडियो है वो 12 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर गया। तो शानदार बातें ये बताती हैं और बहुत सिंपल भाषा में बताती हैं। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना ने हमें, रचना जी, ये सिखा दिया कि हमें बचत करना है, लेकिन आप इस बचत का करें क्या? और अब जब सेकंड वेव भी हम सामना कर रहे हैं तो आप निवेश और पैसों को लेकर के क्या फॉर्मूला अभी कहेंगे अपनाना चाहिए लोगों को? सी जो एकदम ही नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो सिर्फ टिप्स पे प्लीज इन्वेस्ट ना करें। ये सबसे पहला मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन रहेगा आपके लिए। सो जिन लोगों के पास अभी सेकंड वेव के कारण मे बी वर्क फ्रॉम होम है या फिर मे बी छुट्टी अगर मिल रहा है थोड़ा, तो उसमें आइडियली दे शुड इन्वेस्ट इन नॉलेज। थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के बाद वो इन्वेस्ट कहाँ पे करे कैसे करे ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो इन सब के लिए अगर आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मान के चलिए आप फ्रंटलाइन वर्कर है, कुछ भी नॉलेज वॉलेज के लिए कुछ भी टाइम नहीं है, तो एक छोटी सी चीज आप कर सकते हो, आप बहुत छोटी अमाउंट से निवेश कर सकते हो इन समथिंग लाइक एन इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है बताती हूँ। इट इज एज गुड एज आप डायरेक्टली किसी इंडेक्स में पैसा लगाते हो। जैसे हम श्योर आपने निफ्टी तो सुना होगा, एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी, तो आप सीधा सीधा निफ्टी के अंदर प्रवेश कर सकते हो विद अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। इट कैन बी एज लो एज 500 रुपीज। तो 500 रुपए से अगर आप निवेश कर पा रहे हो तो क्यों नहीं। और मैंने ये कहीं पे सुना था कि निफ्टी जो है वो चलो छोट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा, बट लॉन्गर टर्म में अगर आपने देखा, जूम आउट करके अगर आपने देखा, तो लॉन्गर टर्म में बस ऐसा ही चलते जा रहा है। तो मैंने ये कहीं पे सुना था कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना तो ऊपर ही है। तो ये अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बस आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं आपने कहा कि 500 है। रुपए में भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, ये एक गलत फहमी क्या आप भी देखते हैं लोगों में कि मेरे पास कम पैसे हैं, मैं कम सेविंग कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट क्या करूँ इन पैसों का? क्या ये कंफ्यूजन आप भी देखते हैं लोगों में? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे लोगों को हमेशा ये डर रहता है कि यार मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मेरी इनकम ही इतनी सी है, तो मैं कहाँ से सेव करूँगी, कहाँ से इन्वेस्ट करूँगी? तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनकम इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ आप कैसे स्पेंड करते हो और आप कैसे सेव करते हो। तो अगर आप एक जनरल देखेंगे तो हम कई बार अननेसेसरी शॉपिंग कर लेते हैं। तो लड़की होने के नाते मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि कई बार सिर्फ अगर लो फील कर रहे हैं तो भी चलो शॉपिंग करते हैं, थोड़ा अच्छा फील होगा। तो इसके कारण हमने क्या कर दिया कि अननेसेसरीली पैसा खर्चा कर दिया। तो 2-3 चीज़ें हमने दिमाग में रखनी चाहिए कि एक हम बोल सकते हैं कि सेव हमने एक मतलब पहले सेविंग टारगेट दिमाग में होना चाहिए। फर्स्ट सेव
एंड बैलेंस स्पेंड करना चाहिए। तो ये लोग उल्टा कर देते हैं, जितना इनकम आया उसमें से पहला स्पेंड कर देते हैं, पहला खर्चा कर देते हैं, जितना बचता है उतना सेव कर लेते हैं। उल्टा होना चाहिए, जितना इनकम आए उससे पहले सेव करो, थोड़ा अमाउंट साइड में रखो, बैलेंस जो बचा हुआ है वो आप खर्चा कर सकते हो। सो ये अगर आप फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपका सेविंग बहुत अच्छे से चालू होगा। नंबर 2 मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी रिच रादर देन टू लुक रिच। बहुत बहुत बेसिक चीज है ये, आजकल के यंगस्टर्स के लिए तो बहुत काम में आएगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, यार मेरा दोस्त ऐसे बड़ी बड़ी होटल में जा रहा है, मेरा दोस्त ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, तो मैंने भी करना चाहिए। क्यों? अगर आपको आपकी रियलिटी पता है तो उसके हिसाब से खर्चा कीजिए। जस्ट आपका दोस्त कर रहा है इसीलिए आप खर्चा कर रहे हो, ये गलत बात है। एंड नंबर 3 मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो उसका कॉस्ट पर यूज देखो। जैसे मैंने एक बहुत फैंसी कैमरा लाया था, रफली कुछ 70-80 हजार रुपए में। मैंने उसको आज तक 2 या 3 बार यूज किया है। अगर मैंने 2 बार यूज किया तो 40,000 रुपए मुझे लगा है एक यूज करने के लिए, वैसे देखा जाएगा तो कॉस्ट पर यूज के हिसाब से। तो आई कुड हैव रेंटेड आउट दैट कैमरा, रेंट पे लेती तो शायद 1-2 हजार में काम चल जाता था मेरा। तो हमेशा अगर आप कोई भी बड़ा खर्चा करने वाले हो तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि आपको कितनी बार यूज करने वाले हैं। अगर आप ये सब चीजें दिमाग में रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बोलो, ऑटोमेटिकली आपका स्पेंडिंग कम होगा, और स्पेंडिंग कम होने के नाते आपका सेविंग ज्यादा होगा। अब सेविंग का तो गुरु मंत्र मिल गया, सेविंग तो ज्यादा होगा अभी अपना। तो सेविंग अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ पे करें? तो 500 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है, जैसे मैंने अभी बस 1-2 मिनट पहले बोला था, इंडेक्स फंड में हो सकती है। इनफैक्ट कई सारे म्यूचुअल फंड जैसे है, हर एक म्यूचुअल फंड में नहीं होगा ये, कई सारे हैं लेकिन, कि जिसमें आप 100 रुपए से भी निवेश कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो SIP। SIP आपने व्यूअर्स ने डेफिनेटली सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बट जनरली SIP चालू होता है 500 रुपए से। बट मैंने जैसे बोला, कई सारे म्यूचुअल फंड्स माइक्रो SIPs ऑफर कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। सो बस इससे छोटा और आपको क्या डिनोमिनेशन चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है कि ये एक्सक्यूज मुझे कोई लगता दे है सकता है कि इतने ETF में कम इससे भी छोटे में भी निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन रचना जी, जो आपने कहा ना कॉस्ट पर यूज, आपके इस फॉर्मूले ने मेरे लिए बहुत पैसे बचाए हैं। जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, अब तो खैर ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं ये कॉस्ट पर यूज जो है ना, इसे हमेशा अपनी हर शॉपिंग में इम्प्लाई कर रही हूँ, और मैंने अपने पैसे बचाए। तो मैं इस पर बिल्कुल आई एम टोटली विथ यू, कॉस्ट पर यूज। लेकिन रचना ये बताइए कि मुझे, अगर एक तो बात हुई कि आप स्टॉक मार्केट में जाइए या म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप निवेश कीजिए, या ये इक्विटी में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, पर इक्विटी के अलावा आप कहाँ और इन्वेस्ट करने की बात कहती हैं? क्योंकि हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे और वो उनका एक फेयर ये था कि कम पैसे, वो उसका जवाब दे दिया। दूसरा फेयर था कि कहाँ जाए समझ में नहीं आता है, इसलिए हम जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कुछ कमिटी चला रहे हैं, कहीं हम कुछ छोटा सा एक चिट फंड में हम पैसे डाल रहे हैं। ये आप इस उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर वो स्टॉक मार्केट नहीं समझ रहे, म्यूचुअल फंड नहीं समझ रहे, वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि आपने ये कमिटी या फिर चिट फंड के अगेंस्ट मैं तो हूँ, हर एक का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, बट मैं इसके अगेंस्ट क्यों हूँ इसका एक सिंपल रीजन बताती हूँ। 1% अगर इन लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, इन लोगों ने आपके पैसे लौटाए नहीं, तो आप क्या करेंगे? कोई है रेगुलेटर? तो रेगुलेटेड होते नहीं है चिट फंड्स। ओके, कई बार ऐसे होता है कि ये एक प्राइवेट म्यूचुअल फंड, एक प्राइवेट चिट फंड होता है, दोस्त दोस्त लोग मिलके चालू करते हैं, फिर उनके कोई दोस्त, फिर उनके कोई दोस्त। सो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है कि अगर इसमें बहुत ज्यादा पैसा जमा हो गया तो एक या दो लोग जिनका शायद अगर दिमाग कहीं और जगह पे चलने लगे और इन लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, गया आपका पैसा पूरा। यही अगर कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कुछ हो जाता है तो यहाँ पे एक रेगुलेटेड चीज होती है। आप, आई एम श्योर आपको सबको पता होगा कि सेबी ये एक बहुत स्ट्रांग रेगुलेटर है, जो अगर भी आपको कुछ आपकी आपके पैसे अगर कोई लौटा नहीं रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, आपको डिविडेंड देने से इनकार कर रही है कंपनी या फिर दे नहीं रही है, तो आप डेफिनेटली एक कंप्लेंट रेज कर सकते हो। सेबी का खुद का अपना एक कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए और रिड्रेसल का एक अलग मैकेनिज्म है। तो आप किसी की तरफ तो आप जा सकते हो ये सब बोलने के लिए, यार मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। बट अगर आप चिट फंड की जैसे बात कर रहे हो तो वहां पे रिड्रेसल, वहां पे आपकी मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं करने के लिए आने वाला है। सो आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो वहां पे नहीं तो कहाँ पे? तो जैसे मैं बोल रही थी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये दो चीजें तो है ही है, लेकिन अगर आप समझ नहीं रहे हो तो क्या? तो मैं आपको बताऊंगी कि YouTube जैसे कई सारे माध्यम हैं जिनसे आप फ्री में सीख सकते हैं, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप ये सब सीखते हो ना, तो आई डोंट थिंक स्टॉक मार्केट से ज्यादा लुक्रेटिव आज के जमाने में कुछ और है। जैसे देखो, गोल्ड भी तो है, बट गोल्ड में भी आपने देखा होगा तो अप्स एंड डाउन तो है ही है। जैसे गोल्ड गया था ऑलमोस्ट 54-55,000 और वहां से नीचे भी आया है 44,000 तक। तो क्या गोल्ड में भी उतार चढ़ाव नहीं है?
तो अगर वहां पे भी है तो स्टॉक मार्केट में भी है। तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट जैसा कोई ऐसे एंथुजियाज्म देने वाला, मजा आने वाला ऐसे कुछ नहीं है। तो और मुझे सीखिए लगता है आप इसमें इसको, इसके बारे में नॉलेज रचना जी लेना के चाहिए। यूट्यूब चैनल पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा रचना, मुझे ये बताइए, एक मिस्टेक जो आप देख रही हैं कि लोग लगातार कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, और आप उन्हें कहना चाहते हैं ये नहीं कीजिए अपने ही स्टाइल में, आपका जो बिंदास स्टाइल है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या नहीं करना चाहिए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जो बोलते हैं ना, वैसे ही आपका कितना इन्वेस्टमेंट टारगेट है और आप एक्चुअली कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी आपने बहुत सही तरीके से समझना चाहिए। मतलब क्या बताती हूँ, एकदम फ्रेश फ्रेश एग्जांपल है, कल की बात है। मेरा ही एक स्टूडेंट है जिसने फोन किया था, बताया था रचना मैम मैं आपको चाहिए तो आपका मेरा यूजर नेम पासवर्ड दे देता हूँ, लेकिन कुछ मदद करो मेरी। मैंने बोला भाई क्या हो गया तो बताओ। तो बोला मैडम मैंने कल ना 20 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए थे और लेने के बाद वो गिर गया है स्टॉक, लेकिन स्टॉक तो बड़ा अच्छा है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा 20 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट किए तुमने? तो बोला हाँ, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि बहुत सही स्टॉक है, मैंने इन्वेस्ट कर दिए। तो मैंने कहा फिर अच्छी बात है, अगर आपने डिलीवरी में ले लिए तो पैसे भर दो, और अगर आपको इतना ही भरोसा है स्टॉक पे, अगर आपने इतनी पढ़ाई की है तो आप होल्ड करके रखो। तो बोला मैडम पैसे नहीं है उतने, 20 लाख नहीं है अभी मेरे पास लिक्विड में। तो मैंने बोला फिर ले लिया कहाँ से? तो बोले ब्रोकर ने मार्जिन दे दिया, मार्जिन से ले लिया और बस पोजीशन ओपन कर ली मैंने। ये सबसे गलत बात इन्वेस्टर्स करते हैं, स्पेशली न्यूबीज करते हैं। आप मार्जिन पे कभी भी मत खेलना। अगर आप मार्जिन पे खेल रहे हो तो आपको बहुत 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 ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है, अदरवाइज आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। उतना ही एक्सपोजर लो, उतना ही रिस्क उठाओ जितना आप बेयर कर सकते हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो यू आर स्पॉइलिंग योर एंटायर लाइफ। सिर्फ पैसा कमाना इतना ही एक टारगेट नहीं होना चाहिए, पैसा कमाना और मन की शांति दोनों भी होनी चाहिए। अगर आप दोनों भी इम्बैलेंस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन द ब्यूटीफुल लाइफ की जर्नी। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेव करो, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन्वेस्ट करो। ओके रचना जी, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस के कई स्कीम्स है, इस तरह के ये ट्रेडिशनल जो सेविंग स्कीम्स आते जा रहे हैं, उन पर आपका क्या व्यू है? मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको हमेशा स्टॉक मार्केट्स की बात करते हुए देखती हूँ, इंश्योरेंस की बात करते हुए देखती हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हुए देखती हूँ। ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रहे हैं, इन पर आपका क्या व्यू है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मेरे खुद के भी पैसे एफडी में है, मेरे खुद के भी पैसे पीपीएफ जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म्स में है। क्यों है बताती हूँ। क्योंकि आपका एक पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो मस्ट बी इन अ 100% सिक्योर्ड प्लेस। ये ऐसा पैसा होता है जो मुझे एक इमरजेंसी फंड है या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स को मीट करने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, वो मेरा हमेशा एफडी में रहता है। सो लेट अस से 1 साल के अंदर अगर मान के चलो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं वो 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं डालती हूँ। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर मुझे नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर ही होगा या नीचे ही होगा। कोरोना का वेव तीसरा आ गया तो शायद नीचे भी जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, पूरा वर्ल्ड वैक्सीनेट हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो ऊपर भी जा सकता है। बट आई कांट लीव माई गोल्स, माई शॉर्ट टर्म गोल्स टू द स्टॉक मार्केट। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जहां पे भी मुझे पता है कि एक शॉर्ट टर्म गोल है, 1 साल के अंदर का अगर कुछ भी है, तो मैं 101% मेरा आज भी पैसा एफडी में लगा हुआ है। मुझे इस बात की कोई भी आई डोंट फील बैड अबाउट दैट। कुछ भी मुझे ऐसे गम नहीं लगता यार मैं पूरी दुनिया को स्टॉक मार्केट के बारे में बताती हूँ और मेरा खुद का पैसा एफडी में है। नहीं, मैंने मेरे चैनल पे भी बोला है कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करना पाप है, बिल्कुल भी मत करना। आपको फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर जो आरडी है, एकदम ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां पे आपका पैसा होना ही होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रचना जी, आपने हमसे बात की, बहुत मुझे आपसे बहुत टिप्स आज मिले हैं। और चलते चलते, क्योंकि आपको गाना बहुत पसंद है, तो इस सिचुएशन इन्वेस्टर्स के लिए एक गाना आपकी तरफ से, अगर आप गुनगुना नहीं सके तो आप कौन सा गाना सोचते हैं इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल फिट बैठता है? मुझे पता है आप म्यूजिक की शौकीन है। मैं म्यूजिक की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन एक्चुअली आपने अगर शायद देखा होगा आज मेरा काफी सोर थ्रोट है, गला बैठा हुआ है। जनरली हर एक सिंगर यही बोलता है आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरा जेन्युइनली ठीक नहीं है। आप मेरे बाकी वीडियोस के साथ कंपेयर करेंगे तो काफी बैठा हुआ गला है। बट इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ वो बोलूंगी गाना, आपने आज बहुत पॉपुलर हुआ था ये बीच में, अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, मार्केट की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम नरम गरम गरम, तरररा ओ बेटा जी। ये मार्केट के थैंक हिसाब यू से हमारे। रचना जी, मजा आ गया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो रचना राणा डे, बात हुई। प्रोफेसर रचना राणा डे, अपने बहुत सारे फॉर्मूले हमारे साथ शेयर करते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।